हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम एक और बार आपके सामने हैं कुछ और क्वेश्चंस को लेके। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये ट्राई कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड। ये भी कहीं ना कहीं जेई मेंस और एआई ट्रिपल ई में से कहीं ना कहीं आ रखा है ये। क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारे सामने तीन तरह के समीशन दे रखे हैं हमारे सामने, S1 S2 S3। S1 वेरिएबल j है, j की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, यहाँ पे भी j की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। उसके साथ साथ इनपुट कुछ किस तरह, इनपुट इस तरीके से है कि j टाइम्स j माइनस 1 टाइम्स 10cj। ठीक है, ये j माइनस 1 की पावर 10 है, 10cj एक साथ है। सिमिलरली यहाँ पे जो समीशन है वो है j टाइम्स 10cj, और यहाँ पे जो समीशन है वो है j स्क्वायर टाइम्स 10cj। ठीक है, तीन समीशन है। एंड उसके बाद हमारे पास ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में क्या बोला गया है? स्टेटमेंट 1 में बोला गया कि S3 का जो आंसर आएगा वो है 55 टाइम्स 2 रेज टू पावर 90, 2 रेज टू पावर 9। S2 क्या बोल रहा है कि S1 की वैल्यू आएगी 90 टाइम्स 2 रेज टू पावर 8 एंड S2 की वैल्यू आएगी 10 टाइम्स 2 रेज टू पावर 8। S1 और S2 दो स्टेटमेंट गिवन है, इनके बेसिस पे आगे इसके बाद चार ऑप्शंस बनते हैं हमारे सामने कि S1 सही है, S1 सही है, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 की, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन S1 S2, S1 सही है, S2 गलत है। तीसरा ऑप्शन S1 गलत है, S2 सही है। चौथा ऑप्शन S1 भी सही है, S2 भी सही है एंड S2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ S1, मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट है। ऊपर बोला था कि S2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन और यहाँ पे बोला S2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ S1। तो ये चार ऑप्शन हमारे सामने है एंड हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि S1 को समझते हैं, या S2 थोड़ा सा इजी है, S2 को समझ लेते पहले तो। मेरे पास S2 है समेशन। S2 कहाँ से बोल रहा है? S2 की वैल्यू है J 10 से लेके 1 तक, J वेरी कर रहा है 1 से लेके 10 तक, और J टाइम्स 10cj, J टाइम्स 10cj। अब थोड़ा सा ऐसे तो कुछ पता नहीं लगेगा, थोड़ा सा मैं इसको समेशन की वैल्यूज पुट करके, J की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से पुट करके थोड़ा सा इसका पैटर्न देखता हूँ कि कैसा नजर आएगा। तो इसका पैटर्न जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, जब J की वैल्यू में 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 10c1, तो इसको मैं C1 लिख देता हूँ जस्ट सिंपल। J की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2c2। फिर J की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा 3c3 आ जाएगा, 3c3 आ जाएगा एंड ऐसे करते करते लास्ट पे आ जाएगा, जब G की वैल्यू में 10 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 10c10 आ जाएगा, 10c10। कुछ इस तरीके से मेरे पास ये पैटर्न नजर आएगा। अब आगे देखते हैं। तो ये जो C1 C2 C3 है, ये स्टैंडर्ड कॉफिशिएंट्स होते हैं, बाइनोमियल कॉफिशिएंट किस एक्सपेंशन के? 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n एक्सपेंशन के। यहाँ पे बनता है C0 C1x सॉरी C1x C2x स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे C10 तक जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो Cn की जगह यहाँ पे n की वैल्यू 10 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं n की जगह 10 सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, 10। तो लास्ट में करते करते यहाँ पे आ जाएगा C10 x रेज टू पावर 10। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ से मैं यहाँ तक ऐसे पहुँच सकता हूँ, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे C1 है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है C0 से, दैट मीन्स पक्का पता है कि डिफरेंशिएशन हुई होगी इस इक्वेशन की, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते इसे, इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन हुई होगी तब जाके C0 वैनिश हुआ होगा। तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड,
दोनों साइड में डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ। डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा, यहाँ पे बन जाएगा 10 टाइम्स x प्लस 1 रेज टू पावर 9, ठीक है, और x की डिफरेंशिएशन 1 ही आएगी। c नॉट गायब हो जाएगा, c1 के साथ जो x था वो वैनिश हो जाएगा, 1 बनेगा तो c1 आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 2 टाइम्स c2 x। इसके नेक्स्ट रहा होगा c3 x क्यूब, उसकी बन जाएगी 3 टाइम्स c3 x स्क्वायर, प्लस सो ऑन। लास्ट में x रेज टू पावर 10 के डिफरेंशिएशन आ जाएगी 10 टाइम्स c10 x रेज टू पावर 9। अब ध्यान दीजिए, तो मेरे पास S2 आ चुका है। देखिए यहाँ पे S2 ये था C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3। यहाँ पे देखिए C1 कोफिशिएंट्स देखिए C1 2C2 3C3 10C10 10C10। तो मुझे क्या करना है, जस्ट अल्टीमेटली यहाँ पे x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर लो, सेम बन जाएगा S2। तो यहाँ पे मैं पुट x इज इक्वल्स टू 1। जैसे मैं x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 10 टाइम्स 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, 2 रेज टू पावर 9 इज इक्वल्स टू C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस 10C10। और ये सारा किसके इक्वल है, ये S2 के इक्वल है। यहाँ पे देखिए आप S2 के इक्वल है। दैट मीन्स यहाँ से मुझे पता लग गया कि S2 की जो वैल्यू होगी वो है 10 टाइम्स 2 रेज टू पावर 9। S2 की जो वैल्यू हो चुकी है वो आ चुकी है 10 टाइम्स 2 रेज टू पावर 9। क्या यहाँ पे S2 की वैल्यू इन्होंने यही बोली थी? S2 की वैल्यू बोली है 10 टाइम्स 2 रेज टू पावर 8, यहाँ पे आ रहा है 10 टाइम्स 2 रेज टू पावर 9। दैट मीन्स S2 ये जो बोला है उसने ये गलत है। अगर ये गलत है तो स्टेटमेंट 2 भी गलत है, ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी गलत है। S3 और S1 चेक करना बाकी है। हमें थोड़ा सा इजी ये पड़ेगा कि जस्ट S1 को इग्नोर कर दें, ठीक है, क्योंकि S2 तो स्टेटमेंट गलत हो चुकी है, ठीक है। S2 चाहे सही हो चाहे गलत हो वो हमें कुछ कंसर्न नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी स्टेटमेंट 2 गलत हो चुकी है। तो स्टेटमेंट 1 पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पर अभी हम अच्छे से सॉल्व करें तो स्टेटमेंट 1 ये जो S1 समेशन, इसका S1 का भी आंसर निकालते हैं और S3 का भी आंसर निकालते हैं। अब S3 पे चलते हैं। S3 किस तरह से दे रखा है उन्होंने, S1 पे चलते हैं। S1 क्या बोल रहा है वो, S1 इज इक्वल्स टू समेशन J फ्रॉम 1 to 10 J टाइम्स J माइनस 1 J टाइम J माइनस 1 10CJ। इस तरह से इसने S1 बोला है। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं, पता लगेगा चीज़ों का। तो यहाँ पे जब मैं J की वैल्यू 1 डालता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखिए अगर J की वैल्यू 1 डालूंगा तो यहाँ पे 1 और 1 0 बन जाएगा, और यहाँ पे C1 0 बन जाएगा, ठीक है। तो J की वैल्यू 1 डाल के आंसर 0 आएगा। J की वैल्यू 2 डालते हैं, J की वैल्यू अगर 2 डाली जाए तो क्या आएगा, 2 टाइम्स 2 इंटू 1 इनफैक्ट C2, प्लस अगर J की वैल्यू 3 डाली तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 टाइम्स C3। अब J की वैल्यू 4 डालेंगे, ठीक है, 3 हम डाल चुके हैं, J की वैल्यू 4 डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 3 टाइम्स C4, सो ऑन। लास्ट में कहाँ तक जाना हमें, J की वैल्यू 10 तक जाना, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 9 टाइम्स C10। ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे S2 से शुरुआत हो रही है, S1 से शुरुआत नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, अभी हमने कुछ एक्सप्लेन किया था, हाँ जी, ये देखिए जब हमने इसके डिफरेंशिएशन कर दी, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 10 के डिफरेंशिएशन कर दी है, तो मेरे पास आ चुका है 10 टाइम्स x प्लस 1 रेज टू पावर 9, और फिर ये डिफरेंशिएशन कर दिया। अब जो मुझे रिक्वायर्ड है वहाँ पे S1 का नामो निशान नहीं है, S2 से शुरुआत हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी एक और बारी डिफरेंशिएशन कर लेंगे। जैसे हम इस एक्सप्रेशन की 10 टाइम्स x प्लस 1 रेज टू पावर 9 की डिफरेंशिएशन एक और बार करते हैं तो S1 वैनिश हो जाएगा,
शुरुआत होगी 2c2 से, x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट वाली टर्म क्या थी, वहाँ पे नेक्स्ट वाली टर्म थी 3 इंटू 2। और अगर ध्यान दीजिए तो जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स स्क्वायर की तो 2 आगे आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 3 टाइम्स 2, 3 इंटू 2 c3x, राइट। एंड नेक्स्ट लास्ट में देखिए 10 इंटू 9 था वहाँ पे, और इसके डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा 10 इंटू 9 c10x⁻8। दैट मीन्स इसकी डिफरेंशिएशन हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा, देखो 10c, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा, यहाँ पे था 10 टाइम्स x प्लस 1⁻9, डिफरेंशिएशन करते हैं 10 तो एज इट इज रहेगा। तो अब यहाँ पे x प्लस 1⁻9 के डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 9 टाइम्स x प्लस 1⁻8। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन कर ली, इज इक्वल्स टू c1 गायब हो गया, यहाँ पे बन जाएगा 2c2 प्लस नेक्स्ट क्या बनेगा 3 इंटू 2 टाइम्स c3x, 3 इंटू 2 टाइम्स c3x प्लस नेक्स्ट बन जाएगा 4 इंटू 3 इंटू c4 टाइम्स x स्क्वायर प्लस सो ऑन। और लास्ट में क्या आ रहा है, देखिए आप लास्ट में क्या बनेगा 10 इंटू 9 टाइम्स c10x⁻8। तो यहाँ पे बन जाएगा 10 इंटू 9 टाइम्स c10x⁻8, राइट, x⁻8। सो अब यहाँ पे वी आर ऑलमोस्ट थ्रू। हमें क्या प्रूव करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 इंटू 1 टाइम्स c2, ये यहाँ पे है 2 इंटू 1 टाइम्स c2, फिर 3 इंटू 2 c3 और 4 इंटू 3 c4। हर जगह सारी चीजें प्रेजेंट है, कोफिशिएंट सेम है, बस जस्ट x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर ले तो अपना आंसर आ जाएगा। सो जैसे ही यहाँ पे पुट x इज इक्वल्स टू 1, इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू में 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 1 प्लस 1 2 2⁸ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इंटू c2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू c3 प्लस सो ऑन 10 इंटू 9 इंटू c10, राइट। तो ये अपना फाइनल आंसर आ चुका है। और ये किसके इक्वल है, ये टोटल ये S1 के इक्वल है, राइट। और S1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ चुकी है 90 इंटू 2⁸8। सो देखते हैं S1 की वैल्यू 90 इंटू 2⁸8 है कि नहीं। S1 की वैल्यू ये जो है 90 इंटू 2⁸8 बिल्कुल सही है। अब S3 को कैरी आउट करते हैं, S3 की वैल्यू निकालते हैं। अब S3 के अपने पास S3 है मेरे पास j फ्रॉम 1 to 10 j² 10cj। तो यहाँ पे S3 निकालते हैं, समेशन j फ्रॉम 1 to 10 j² 10cj। ठीक है, j² 10cj, j फ्रॉम 1 to 10। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंड करें इसे, j की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे c1 आ जाएगा, प्लस j की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करें तो 2² टाइम्स c2 प्लस 3² j की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दी तो 3² टाइम c3 प्लस सो ऑन 10² टाइम्स c10। ठीक है, लास्ट में आ जाएगा j की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 10² टाइम्स c10। ओके, अब मुझे ये बनाना है, ठीक है। साथ में c1 के साथ में 1² लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। कैसे बना सकते हैं 1², 2², 3², ध्यान से देखिए आप। तो मेरे पास, ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसे। कुछ इस तरह की एक्सपेंशन थी मेरे पास 1 प्लस x⁻10, और यहाँ से हमने इसको कैसे लिखा था c0 प्लस c1x प्लस c2x² प्लस सो ऑन c10x⁻10। इस तरह से हमने एक्सपेंड किया था इसे। अच्छा, अब यहाँ पे c0 से शुरुआत नहीं हो रही है, c0 से पहली बात c0 से शुरुआत नहीं हो रही है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे 10 टाइम्स 1 प्लस x⁻9 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा c1 प्लस 2c2x प्लस इसके नेक्स्ट रहा होगा 3c3 x² प्लस इसके नेक्स्ट रहा होगा 4c4 x³ प्लस सो ऑन, और यहाँ पे रहा होगा 10c10 x⁻9।
अच्छा, अब ये चीज़ें आ चुकी है, C1 आ चुका है, C2 आ चुका है, C3 आ चुका है, C0 से शुरुआत नहीं हो रही, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब लास्ट में अब एक और एक्स्ट्रा चीज़ है हमारे पास, हमें चाहिए 2 स्क्वायर चाहिए, 3 स्क्वायर चाहिए, 4 स्क्वायर चाहिए। देखिए क्या कर सकते हैं 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर को लाने के लिए, यहाँ पे देखिए आप 10 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन को अप्रोच करने का यही तरीका है, जो हमें चाहिए उसको देखिए और इसके साथ क्या हम कर सकते हैं वो बनाने के लिए, ये जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसी चीज़ के लिए हमें दिमाग लगाना होता है। तो यहाँ पे C1, C2 के साथ 2 का स्क्वायर चाहिए, C3 के साथ 3 का स्क्वायर चाहिए। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन में थ्रू आउट x को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास बनेगा C1x, फिर 2 टाइम्स C2x स्क्वायर, 3 टाइम्स C3x क्यूब, 4 टाइम्स C4x रेज़ टू पावर 4, एंड फिर आगे जाके उस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएशन कर दें तो यहाँ पे जो C1 के साथ x था वो वैनिश हो जाएगा, C1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए C1 ही है, C1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम उसे। यहाँ पे बनेगा C2 स्क्वायर जब x के साथ मल्टीप्लाई किया था, और इसके डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 स्क्वायर बन जाएगा जो कि हमें चाहिए। यहाँ पे x क्यूब बना होगा और उसके डिफरेंशिएशन करके 3 आगे आ जाएगा, ठीक है, तो 3 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी 4 स्क्वायर और लास्ट में 10 का स्क्वायर बनेगा। दैट मीन्स हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई x बोथ साइड्स, दोनों साइड x को मल्टीप्लाई कीजिए। तो जैसे मैं x को मल्टीप्लाई करता हूं मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाती है, 10 टाइम्स x टाइम्स 1 प्लस x रेज टू पावर 9 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C1x प्लस 2C2 x स्क्वायर प्लस 3C3 x क्यूब सो ऑन 10C10 x रेज टू पावर 10, राइट। यहां तक पहुंच के एंड अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहां पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो यहाँ पर जैसे ही डिफरेंशिएट करते हैं कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखिए, 10 को मैं एज इट इज रखता हूँ, x के डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा जस्ट 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 9 प्लस, अब क्या करना है, x को एज इट इज रखेंगे और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 9 की डिफरेंशिएशन वो क्या आ जाएगा, 9 टाइम्स 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8, राइट। ये डिफरेंशिएशन कर दी मैंने, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, C1 प्लस 2 स्क्वायर C2x प्लस 3 स्क्वायर C3x स्क्वायर प्लस सो ऑन 10 स्क्वायर C10 x रेज टू पावर 9। अब लास्ट काम क्या बच जाता है अपना, लास्ट काम हमारा ये बच जाता है कि यहाँ पे x नहीं दिखने चाहिए क्योंकि मुझे जस्ट इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो C1 C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर और 10 स्क्वायर C10 आ चुका है, x की वैल्यू यहाँ पे 10 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जैसे मैं x की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 10 टाइम्स 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, 2 रेज टू पावर 9 बनेगा, 2 रेज टू पावर 9 प्लस x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 9 टाइम्स 2 रेज टू पावर 8, 9 टाइम्स 2 रेज टू पावर 8, एंड राइट हैंड साइड में मेरे पास ये सारा बन जाएगा C1 C2 2 स्क्वायर C2 3 स्क्वायर C3, और ये किसके इक्वल है, S3 के इक्वल है। तो ये सारा का सारा S3 के इक्वल आ जाएगा, और S3 की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करें तो 10 और यहाँ पे इंटू 2 रेज टू पावर 8 निकालना सही होगा, 2 प्लस 9 इज इक्वल्स टू S3। सो S3 कितना आ जाएगा, 11 इंटू 10 इंटू 2 रेज टू पावर 8, सो 11 इंटू 10 इंटू 2 रेज टू पावर 8, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू पावर 8, ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 9। तो मेरे पास बन जाएगा 55 टाइम्स 2 रेज टू पावर 9, ये अपना S3 आ रहा है। तो देखते S3 क्या बोला था उसने, क्या 55 टाइम्स 2 रेज टू पावर 9 आ रहा है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे S3 की वैल्यू है 55 टाइम्स 2 रेज टू पावर 9, जो कि बिल्कुल सही है। दैट मीन स्टेटमेंट 1 अपनी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा,
कहाँ कहाँ पे स्टेटमेंट 2 को सही बोला गया है, ये वाले ऑप्शन में स्टेटमेंट 2 को सही बोला गया है, दैट मीन्स ये ऑप्शन गलत है, अपना नहीं हो सकता। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 को सही बोला गया, ये भी गलत है। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 को सही बोला गया, ये भी गलत है। दैट मीन्स अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड सही है, जिसमें स्टेटमेंट 1 को बिल्कुल सही बताया गया है और स्टेटमेंट 2 को बिल्कुल गलत बताया गया है, जो कि अपना आंसर आया भी है। तो स्टेटमेंट 1 इज सही, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, ऑप्शन सेकंड इज आर फाइनल ऑप्शन, फाइनल आंसर। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। हेलो एवरीवन, सो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। The coefficient of x raised to power 7 in the expansion of 1 minus x square plus x cube whole raised to power 6, क्या coefficient होगा x raised to power 7 का? इसमें ऑप्शंस है 144, -132, -144 और 132। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ, इस एक्सपेंशन, इसकी जो भी एक्सपेंशन होगी उसमें इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी जो x पर डिपेंड ना करती हो। ठीक है, तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ भी होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ, ठीक है, 2 और ऑप्शन होने चाहिए। देखते हैं आंसर क्या होता है, उससे अकॉर्डिंग निकालते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 6। इसमें मुझे x रेज टू पावर 7 का कोएफिशिएंट निकालना है, x रेज टू पावर 7 का कोएफिशिएंट निकालना है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मल्टीनोमियल थ्योरम होती है, मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है, मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम मतलब जिसमें ब्रैकेट के अंदर 2 से ज़्यादा टर्म्स हो। वैसे तो बाइनोमियल होता है, बाइनोमियल से भी ज़्यादा बाहर निकल जाते हैं तो मल्टीनोमियल थ्योरम होती है। एक तो वो वाला मेथड है, ठीक है, बट वो थोड़ा लेंदी होती है। जनरली जब भी हम मल्टीनोमियल थ्योरम लगाते हैं तब लगाते हैं जब कुछ नॉर्मल तरीके से या बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो मल्टीनोमियल थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, अदरवाइज मल्टीनोमियल थ्योरम से बचना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि बिना मल्टीनोमियल थ्योरम के कैसे किया जा सकता है। सो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, हम एक काम कर सकते हैं कि क्या यहाँ से कुछ कॉमन लेके किया जा सकता है। ओके, चलिए, तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने इसको और इस टर्म को क्लब कर दिया, और माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 6 आ चुका है मेरे पास। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ से मैं माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मैं माइनस एक्स कॉमन ले, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, और 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स एंड होल रेज टू पावर 6 है, और इसको थ्रू आउट हम 6 कर देते पावर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर रेज टू पावर 6 एंड 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6, ये आ चुका है। ठीक है, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 6, 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर 6। अब मुझे चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 7, तो कैसे कैसे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 7 निकाला जा सकता है वो देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 7 निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से एक बात बताइए, यहाँ से एक्स रेज टू पावर 7 नहीं आएगा, बट यहाँ से एक्स रेज टू पावर, यहाँ से भी एक्स रेज टू पावर 7 नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जस्ट इवन टर्म्स चलेंगे। देखिए आप, जो भी एक्सपेंशन होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की पावर होल पावर 1 या एक्स की होल पावर 0, तो या तो कांस्टेंट टर्म आएगी यहाँ से, ठीक है, या एक्स स्क्वायर की टर्म्स, एक्स स्क्वायर की पावर्स बढ़ती जाएंगे। तो जो भी एक्स स्क्वायर की पावर 1 बढ़े, 2 बढ़े, 3 बढ़े, 4 बढ़े, एक्स रेज टू पावर 7 तो कभी भी नहीं आने वाला। पर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से मैं एक्स रेज टू पावर 0 और यहाँ से मैं एक्स रेज टू पावर, एक काम करते, चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ से एक्स रेज टू पावर 0, इस वाले फैक्टर से एक्स रेज टू पावर 0 और इस वाले फैक्टर से एक्स रेज टू पावर 7 निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता, ये कैंसिल। नेक्स्ट चीज, क्या यहाँ से एक्स रेज टू पावर 1 निकाला जा सकता है और यहाँ से एक्स रेज टू पावर 7 निकाला जा सकता है, क्योंकि तभी तो मल्टीप्लाई होकर एक्स रेज टू पावर 7 बनेगा। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक्स रेज टू पावर 7, एक्स रेज टू पावर 1 नहीं आने वाला। यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स रेज टू पावर 5 निकाला जा सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक्स रेज टू पावर 5 जाएगा
और यहाँ से एक्स स्क्वायर बनेगा, ये वाला केस पॉसिबल है। नेक्स्ट एक्स रेस टू पावर 3 यहाँ से पॉसिबल नहीं है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स रेस टू पावर 3 जब आएगा ही नहीं यहाँ से, एक्स रेस टू पावर 4 आएगा यहाँ से, जब एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 होगी तो एक्स रेस टू पावर 4 आएगा यहाँ पे, और अगर यहाँ पे एक्स रेस टू पावर 4 आया तो यहाँ से एक्स रेस टू पावर 3 लिख दूंगा मैं, ये वाला केस पॉसिबल है। एक्स रेस टू पावर 6 यहाँ से अगर मैं लिखूँ, क्योंकि एक्स रेस टू पावर 5 पॉसिबल नहीं, एक्स रेस टू पावर 6 लिखूँ तो यहाँ से एक्स की पावर 1 वाला केस पॉसिबल है। और लास्ट में यहाँ से एक्स रेस टू पावर 7 वो पॉसिबल नहीं है, और यहाँ से अगर एक्स पावर 7 पॉसिबल नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो नहीं है पॉसिबल। तो मेरे पास जस्ट कुल मिला के 3 ही केसेस आ रहे हैं, यही वाले 3 केसेस आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर जब यहाँ से निकलेगा और एक्स रेस टू पावर 5 यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और कोई भी पॉसिबिलिटी मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो यही 3 पॉसिबिलिटीज़ का ही हमें कोएफिशिएंट निकालना है और उनको मल्टीप्लाई करके अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, ठीक है, सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ चुका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 6, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 6 एंड 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6। तो अब मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर और एक्स रेज टू पावर 5 का कोएफिशिएंट इस तरह से चाहिए। तो सबसे पहले इसकी जनरल टर्म लिख देते हैं। इसकी जनरल टर्म हो जाएगी टी आर प्लस 1 और ये हो जाएगी 6CR एंड माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर आर, और इसकी जनरल टर्म को मैं टी आर प्लस 1 डैश से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ और ये आ जाएगा 6CR एंड माइनस एक्स रेज टू पावर आर। अब क्या क्या चाहिए मुझे, सबसे पहले चाहिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और एक्स रेज़ टू पावर 5 का कोएफिशिएंट। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ से एक्स रेज़ टू पावर 5 का कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ से कैसे आ जाएगा, आर की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे जस्ट, तो यहाँ पे T2 आ जाएगा और यहाँ पे 6C1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे T2 आ गया और यहाँ से मुझे क्या निकालना है, T डैश एक्स स्क्वायर के साथ एक्स रेज़ टू पावर 5 चाहिए अपने को, तो T डैश 6 निकाल लेंगे यहाँ से, तो 6C5 एंड यहाँ से आर की, यहाँ से क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 5 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो माइनस एक्स रेज़ टू पावर 5 ये आ जाएगा। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज़ टू पावर 7 बन जाएगा। नेक्स्ट निकालते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ चुका है, एक्स रेज़ टू पावर 4 निकालते हैं। तो 4 निकालने के लिए आर की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो T3 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6C, आर की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 6 से 2 और एक्स रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, T डैश कितना निकालना पड़ेगा, 3 निकालना है, तो T डैश 4 निकालना पड़ेगा। यहाँ से आर की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, क्योंकि तो यहाँ से आ जाएगा 6C3 माइनस के साथ एक्स रेज़ टू पावर 3, ठीक है, एक्स रेज़ टू पावर 4 और एक्स रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई होगा, अगेन वो एक्स रेज़ टू पावर 7 बन जाएगा। अब T क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से आर की वैल्यू 2, ओके, आर की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 6 निकाल, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 निकालनी पड़ेगी, मतलब पावर 6। तो कैसे निकालेंगे, एक्स की पावर 6, आर की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे T4 आ जाएगा 6C3 और माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3। तो बेसिकली यहाँ पे माइनस 6C3 एक्स रेज़ टू पावर 6 बन चुका है। और यहाँ पे क्या आएगा, T डैश इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 6 है तो यहाँ पे x निकालना है मुझे, तो यहाँ पे T डैश x निकालना है, दैट मीन्स कि 1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, T डैश 2 निकालना पड़ेगा, तो 6C1 और x माइनस एक्स की पावर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा और x आ जाएगा। सो इनको जस्ट आपस में मल्टीप्लाई करना है एंड फाइनल आंसर निकालना। तो फटाफट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 7 इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे 6 माइनस 6C1 और माइनस 6C5, 6C1 और 6C5 निकाले तो आंसर तो 6 आने वाला है, तो यहाँ से आ जाएगा 36। नेक्स्ट 6 से 2 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 और 2 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और माइनस का 15, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और 63 कितना होता है, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, 20, तो इंटू 20 और यहाँ पे माइनस 63 और 61 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा, प्लस 63 तो अभी निकाला हमने, वो 20 आया था, और 61 कितना होता है, 6 होता है, तो 120, ठीक है, यहाँ से 20 और यहाँ से 6, तो 120 हो गया। तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 156 माइनस 300, तो यहाँ से आ जाएगा 4
144 विद नेगेटिव साइन, तो -144 अपना फाइनल आंसर होना चाहिए। सो -144 है गिवन, विच इज थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। इसके एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी वाली होगी? इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट है, हमसे ये पूछा गया है। सो सबसे पहले ये इसके साथ तो हम इसको एक्सपेंड नहीं करने वाले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप कैसे हालात बने हुए अंदर, x की पावर 2/3 1/3, ये 2/3 है, 1/3 है, ये रूट है, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा हम पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करें, देखिए मेरे पास गिवन है x + 1 ओवर x रेज टू पावर 2/3 माइनस x रेज टू पावर 1/3 माइनस x रेज टू पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x माइनस 1 ओवर x माइनस अंडर रूट x, ठीक है। और यहाँ पे क्या गिवन है, पावर होल पावर 10 गिवन है। अब ध्यान से देखिए, इसको देखते ना, इस एक्सप्रेशन को देखते ही ना एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे रूट है, क्यूब रूट है, मतलब x² का क्यूब रूट, x का क्यूब रूट और यहाँ पे 1 है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ से एक आइडेंटिटी होती थी a³ माइनस b³। क्या इसको हम a³ माइनस b³ को ऐसे लिखते थे a माइनस b, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं a³ प्लस b³। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b a² राइट प्लस b² माइनस ab, कुछ इस तरह से लिखते थे, ठीक है। अब इसी चीज का हेल्प से हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट इस एक्सप्रेशन में ध्यान दें, तो x को मैं लिख सकता हूं x³ होल रेज टू पावर 1/3 प्लस 1 को कैसे लिख सकता हूं, 1 रेज टू पावर 1/3, ठीक है। 1 के बाद कुछ भी की जाए वही बनने वाला है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नॉट इसको इस तरह से लिखते हैं, x³ x रेज टू पावर 1/3 की होल क्यूब एंड 1 रेज टू पावर 1/3 का होल क्यूब, ठीक है। तो बन गया a³ प्लस b³। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a प्लस b मीन्स x रेज टू पावर 1/3 प्लस 1, ठीक है, x रेज टू पावर 1/3, b अपना 1 रेज टू पावर 1/3 है विच इज 1। और नेक्स्ट a² मतलब x रेज टू पावर 1/3 का स्क्वायर, वो बन जाएगा x रेज टू पावर 2/3 प्लस b² मतलब इसका स्क्वायर किया जाए तो 1 का स्क्वायर करे, चाहे जो मर्जी पावर करे 1 ही आने वाला है, माइनस a इंटू b x रेज टू पावर 1/3 इंटू 1 रेज टू पावर 1/3, तो जस्ट x रेज टू पावर 1/3 बन जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि ये जो x, ये x ही और ये 1 है, x प्लस 1 है वो इसके इक्वल है। तो यहाँ पे जो x प्लस 1 था मैं उसको इससे रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास जस्ट टोटल सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, देखो जैसे मैं x प्लस 1 को इससे रिप्लेस करूंगा तो ये जो सेम फैक्टर ना x रेज़ टू पावर 2/3 माइनस x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 1, वो डिनोमिनेटर में सेम पड़ा हुआ है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास जस्ट बन जाएगा x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 1। अच्छा अब साथ में इसको देखते हैं, यहाँ पे x माइनस 1 है एंड डिवाइडेड में कितना है, अंडर रूट x में कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बन जाएगा अंडर रूट x माइनस 1, ठीक है। मैंने क्या लिया, अंडर रूट x कॉमन लिया, तो यहाँ पे बच गया अंडर रूट x माइनस 1। अच्छा साथ में इसको क्या कर सकता हूँ मैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, अंडर रूट x माइनस 1 अंडर रूट x प्लस 1, जो न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है x माइनस 1, ठीक है। तो बनेगा तो x माइनस 1 ही बनेगा, एंड डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है, अंडर रूट x टाइम्स अंडर रूट x माइनस 1। तो क्या बन गया, अंडर रूट x से अंडर रूट x कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट x माइनस 1 से अंडर रूट x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, और ये सारा का सारा एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट x प्लस 1 ओवर अंडर रूट x। तो यहाँ पे बन गया अंडर रूट x प्लस 1 ओवर अंडर रूट x, और यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे ये सॉल्व होके और यहाँ पे माइनस इसके साथ, इस तरह से, और ये है टोटल पावर 10, ठीक है। पहले इसको सिंप्लीफाई किया, ये पूरा का पूरा सिंप्लीफाई होके
इसकी हेल्प से, इस आइडेंटिटी की हेल्प से मेरे पास जस्ट ये बच गया x रेज़ टू पावर 1/3 + 1, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर माइनस साइन है, एंड फिर ये x - 1 को मैंने इस तरह से तोड़ दिया, √x - 1 √x + 1, एंड यहाँ से √x कॉमन लिया तो मेरे पास सेम फैक्टर बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे आ गया √x + 1 ओवर √x, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया √x + 1 ओवर √x। थोड़ा सा इसको सॉल्व और कर लेते तो यहाँ पे बन जाएगा x रेज़ टू पावर 1/3 + 1 √x और √x, मैं डिनोमिनेटर को दोनों जगह सेपरेट कर लेता हूँ, तो √x ओवर √x वो 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे -1 एंड -1 ओवर √x होल रेज़ टू पावर 10 बन गया, तो यहाँ पे माइनस और माइनस, ये माइनस और प्लस का 1 ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास अल्टीमेटली आ चुका है x रेज़ टू पावर 1/3 माइनस x रेज़ टू पावर 1/3 माइनस x रेज़ टू पावर -1/2 होल रेज़ टू पावर 10, होल रेज़ टू पावर 10, ये मेरे पास बन चुका है। ओके, तो अब मुझे ये यहाँ से फाइनल मतलब जो पूरा का पूरा सॉल्व होके वो मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब इसके थ्रू मुझे निकालना है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से, तो कौन सी ऐसी टर्म आएगी जो वो x से इंडिपेंडेंट होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले तो इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं, इसकी जनरल टर्म हो जाएगी tr+1, tr+1 किसके इक्वल हो जाएगी, वो आ जाएगी 10c(r) x रेज़ टू पावर 10 - r, ठीक है, x रेज़ टू पावर 10 - r डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि x रेज़ टू पावर 1/3 था तो यहाँ पे डिवाइड बाई 3 आ गया, माइनस x रेज़ टू पावर -r/2, ठीक है, r तो होना था यहाँ पे माइनस x रेज़ टू पावर 1/2 -1/2 का r पावर होनी थी, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस x रेज़ टू पावर -r/2, क्योंकि -1/2 ऑलरेडी है, तो -r/2 बन जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें इसे, तो यहाँ पे बन जाएगा 10c(r) x रेज़ टू पावर, ठीक है, x रेज़ टू पावर 10 - r/3 x रेज़ टू पावर -r/2 एंड -1 रेज़ टू पावर -r/2, ये ऑलरेडी है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें यहाँ से, तो ये आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर -r/2 10c(r) x रेज़ टू पावर 10 - r/3, ठीक है, बेस सेम पावर सेट, प्लस -r/2, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे मुझे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x करना है, तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कब आएगा, जब x की पावर 0 बन जाएगी, तो x की पावर बन क्या रही है, 6 एलसीएम ले ले मैंने 3 और 2 का, 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 20 - 2r, और 3 को इसका मल्टीप्लाई करूंगा -3r, तो बन जाएगा 20 - 5r डिवाइडेड बाय 6। तो ये कब 0 होगा, जब r की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, r इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 20 - 20 वो 0 बन जाएगा, तो r की वैल्यू 4 इंडिपेंडेंट आएगी, मतलब r की वैल्यू जब 4 सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट आ जाएगी, दैट मींस t फिफ्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट, t फिफ्थ टर्म मतलब फिफ्थ टर्म इंडिपेंडेंट होगी, बट उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू कैसे पता लगेगी, देखिए इसका कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, बस कोफिशिएंट अगर पूछा है कोफिशिएंट भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे r की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करें तो -1 की पावर -2 आ जाएगा, ठीक है, तो -1 की पावर -2 अपॉन में आएगा तो 1 बन जाएगा, लास्ट में जस्ट ये बचेगा 10c4, तो 10c4 कितना होता है, 10c4 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, तो 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाय 4 × 3 × 2, तो 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 210, तो इस तरीके से मेरे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म इंडिपेंडेंट हो गया और उसकी वैल्यू क्या है 210। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे क्वेश्चंस किए जाते बाइनोमियल के, वो भी सीखा होगा आपने। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कुछ और बाइनोमियल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।